हेलो एवरीवन। तो क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे ही होंगे। आज हम जिस मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करने वाले हैं वो हॉलीवुड की 1994 में आई एक ऐसी मूवी है जिसे रेटिंग के मामले में आज तक किसी मूवी ने भी बीट नहीं किया है। इस मूवी का नाम है दी शॉशैंक रिडेम्पशन। इसे IMDb ने 10 में से 9.3 की रेटिंग दी है। तो ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं इस मूवी की स्टोरी की तरफ। इस कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे शख्स से जिसका नाम एंडी डू फ्रैंक होता है, जो एक बहुत बड़े बैंक का वाइस प्रेसिडेंट होता है, जिसे अपनी पत्नी और उसके लवर के कत्ल के इल्ज़ाम में उम्र कैद की सज़ा काटने एक ऐसी जेल में भेज दिया जाता है जहां से आज तक कभी कोई कैदी भाग नहीं सका है। और उस जेल का नाम होता है दी शॉशैंक रिडेम्पशन। इस जेल में ऐसे ऐसे कैदी होते हैं जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी इसी जेल में बिता दी है। इस जेल के कायदे कानून इतने सख्त होते हैं, अगर कोई यहाँ से भागने या गलती करने की कोशिश करता है तो उसे मार मार कर अधमरा कर दिया जाता है। एंडी बहुत दिन बाद एक ऐसे शख्स से बात करता है जिसका नाम रेड होता है, और वह एकमात्र ऐसा शख्स है जो बाहर से कोई भी चीज़ मुहैया करा सकता है। एंडी उससे कहता है कि मुझे एक हथौड़ी और एक एक्ट्रेस का बहुत बड़ा पोस्टर चाहिए। रेड उससे कहता है क्या तुम मुझसे सुरंग खोदने वाले हो? एंडी कहता है नहीं, तुम्हें समय आने पर सब पता चल जाएगा। सामने 3 कैदी खड़े होते हैं जो एंडी को घूर रहे होते हैं। रेड एंडी से कहता है कि इन तीनों की तुम पर गंदी नजर है, उनसे सावधान रहना। एंडी के कहने पर रेड हथौड़ी और पोस्टर मंगवा देता है। रेड मन ही मन सोचता है इस हथौड़ी से सुरंग बनाने में तो 600 साल लग जाएंगे। रेड लाइब्रेरियन ब्रुक्स के हाथों उस हथौड़ी को एंडी तक पहुंचा देता है। दरअसल एंडी को पत्थर तराशने का शौक होता है, इसीलिए उसने ये हथौड़ी मंगाई हुई होती है। अब कुछ दिन बाद वो तीनों कैदी एंडी को मौका पाकर पकड़ लेते हैं और उसका शारीरिक शोषण करते हैं, साथ ही उसको बहुत पीटते हैं। यह सिलसिला 2 साल तक चलता रहता है। एंडी ने इसकी शिकायत कभी किसी से नहीं की। उसके शरीर और चेहरे पर हमेशा चोटों के निशान रहते हैं। उसके चेहरे पर हमेशा एक खामोशी दिखती है। एक दिन छत की मरम्मत करने के लिए कुछ कैदियों को चुना जाता है। इसमें रेड और एंडी भी होते हैं। यहाँ पर जो इसका इंचार्ज होता है, जिसका नाम हेडली होता है, वह अपने साथियों से बात कर रहा होता है। वह कहता है कि मुझे एक लॉयर का फ़ोन आया था। उसने बताया कि उसका भाई मरते वक्त उसके नाम $30,000 करके गया है, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसका सारा पैसा सरकार को टैक्स के रूप में चला जाएगा। एंडी और उसके साथी यह बात सुन रहे होते हैं। एंडी हेडली के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम्हें अपनी पत्नी पर यकीन है। यह बात सुनकर हेडली गुस्सा हो जाता है और उसे पकड़कर छत के किनारे पर ले जाता है। वह उसे नीचे फेंकने वाला ही होता है। इससे पहले एंडी कहता है गवर्नमेंट का एक रूल है जिससे कोई भी आसानी से अपनी पत्नी को पूरे जीवन काल में $60,000 तक गिफ्ट कर सकता है और इस पर किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं लगता। इस काम के लिए तुम्हें वकील की जरूरत होगी, लेकिन यह काम मैं फ्री में कर दूंगा। बदले में तुम मेरे साथियों को 3-3 बियर पिला देना। अगले दिन हम देखते हैं एंडी के सभी साथी बियर का मजा ले रहे होते हैं, यानी कि एंडी ने हेडली का काम कर दिया है। हम देखते हैं कि सभी कैदी फिल्म देख रहे होते हैं। तभी एंडी उस कमरे से बाहर निकलता है। बाहर निकलते ही उसे फिर से वही तीनों कैदी पकड़ लेते हैं, लेकिन एंडी उन तीनों में से जो उनका हेड होता है उसकी सिर पर जोर से वार कर देता है, जिस वजह से वो एंडी को बहुत बुरी तरह से मारते हैं, जिससे वह अधमरा हो जाता है और उसे 1 महीने के लिए हॉस्पिटलाइज कर दिया जाता है। साथ ही उसे जिसने एंडी को मारा होता है उसे 1 हफ्ते के लिए काल कोठरी में डाल दिया जाता है। जब 1 हफ्ते बाद अपने सेल में वापस जाता है तो वहाँ पर वही ऑफिसर होता है जिसका एंडी ने $30,000 का टैक्स बचाया था। वह ऑफिसर उस आदमी को इतनी बुरी तरह से मारता है कि वह हमेशा के लिए अपंग हो जाता है। कुछ दिन बाद उस जेल का वार्डन एंडी के सेल में जाता है और उसके सेल की तलाशियां करवाता है। दरअसल तलाशी तो एक बहाना होती है। उसके ऑफिसर ने उसे बताया होता है कि कैसे एंडी ने उसके $30,000 का टैक्स बचाया, इसीलिए वह एंडी से मिलना चाहता है ताकि वह उसे परख सके। एंडी के हाथ में बाइबिल होती है, उसे भी बाइबिल पर बहुत विश्वास है। एंडी के सेल के अंदर बहुत सारे एक्टर्स के फोटोज होते हैं, साथ ही एक एक्ट्रेस का बहुत बड़ा पोस्टर भी होता है। वार्डन कहता है वैसे तो मैं कभी अलाउ नहीं करता, पर इसे कभी कभी नज़रअंदाज किया जा सकता है। लेकिन सबसे शॉकिंग बात तो ये होती है कि हथौड़ी उन्हें नहीं मिलती। एंडी ने हथौड़ी कहाँ छुपाई है, यह कहानी में आपको आगे पता चलेगा। वार्डन एंडी से काफ़ी इंप्रेस होता है, उसे अपनी ऑफिस में बुलाता है और उसे असिस्टेंट लाइब्रेरियन बना देता है। लाइब्रेरी में एक बूढ़ा आदमी होता है, एंडी को उसके अंदर ही काम करना होता है। साथ ही एंडी यहाँ पर दूसरे ऑफिसर्स की ITR भरना भी शुरू कर देता है। जैसे जैसे साल बीतते हैं एंडी के पास काम बढ़ता ही चला जाता है। एंडी को एक असिस्टेंट की ज़रूरत पड़ती है। वो अपने सबसे अच्छे दोस्त रेड को अपना असिस्टेंट बनाता है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और एक दिन लाइब्रेरियन ब्रुक जिसके अंडर एंडी काम करता है वो एक आदमी की गर्दन पर चाकू लगा देता है। दरअसल सरकार ने उसकी सज़ा माफ़ कर दी है, पर वो इस जेल को छोड़कर नहीं जाना चाहता। वह पिछले 50 सालों से यहाँ है। ये जेल उसकी असली दुनिया है। उसे लगता है कि उसने किसी का खून कर दिया तो उसकी सज़ा बढ़ जाएगी। एंडी के समझाने पर ब्रुक्स उस आदमी को छोड़ देता है। जेल से छूटने के बाद लाइब्रेरियन ब्रुक्स को बहुत अजीब लगता है,
50 सालों में बाहर की दुनिया की रफ्तार बहुत बढ़ गई होती है। जहाँ सड़क पर पहले एक गाड़ी दिखती थी, अब सड़कों पर गाड़ियों की भीड़ है। ब्रुक्स तेज रफ्तार वाले जिंदगी में सरवाइव नहीं कर पाता और सुसाइड कर लेता है। कहानी आगे बढ़ती है। वहीं जेल में हमें दिखाया जाता है कि वार्डन एक प्रोग्राम की शुरुआत करता है जिसका नाम इनसाइड आउट होता है। इस प्रोग्राम के तहत कैदियों को बाहर काम करने के लिए भेजा जाता है, पर इस प्रोग्राम के जरिए वार्डन को बहुत सारे टेंडर मिल जाते हैं क्योंकि जेल के कैदियों की लेबर बहुत ही सस्ती होती है। वार्डन बहुत सारे पैसे बना लेता है, लेकिन उसका यह सारा पैसा ब्लैक का होता है। इस काम में एंडी उसकी मदद करता है। एंडी उसका पार्टनर एक ऐसे व्यक्ति को बनाता है जो इस दुनिया में है ही नहीं, यानी कि वे रैंडल स्टीफेंस नाम के नकली डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं। सारा पैसा उसके यानी कि रैंडल स्टीफन्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं, ताकि अगर कल को पुलिस को भी पता चल जाए तो पुलिस से एक ऐसे आदमी को ढूंढेगी जो इस दुनिया में है ही नहीं। जेल में एक नया कैदी आता है जिसका नाम टॉमी होता है। टॉमी बहुत ही यंग होता है, वह आज तक कई जेलों में जा चुका है। टॉमी को जब पता चलता है कि एंडी ने आज तक कई लोगों की मदद की है, वह तब उसके पास जाता है और उससे कहता है कि उसे हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करनी है ताकि वह जेल से निकलने के बाद अपनी बीवी और अपने बच्चे के साथ अच्छी ज़िंदगी जी पाए। एंडी हाई स्कूल पास कराने में उसकी मदद करता है। एक दिन टॉमी रेड के पास जाता है और रेड से पूछता है कि एंडी जेल में क्या कर रहा है, वह इतना इंटेलिजेंट है। तब रेड उससे कहता है कि वह पहले बैंकर था, उसे अपनी पत्नी और उसके लवर के कत्ल के इल्जाम में उम्र कैद की सज़ा काट रहा है। और अगले ही पल में टॉमी के सामने एंडी और रेड होते हैं। टॉमी बताता है कि वह एक जेल में था जहां उसे एक कैदी मिला था। उसने बताया कि वह एक रात एक घर में चोरी करने गया था। उस घर का ओनर जाग गया, उसने ओनर और उसकी पत्नी को गोली मार दी। बाद में उसे पता चला कि वह दोनों पति पत्नी नहीं बल्कि लवर थे। वह औरत एक बहुत बड़े बैंकर की बीवी थी। उस बैंकर को उसकी पत्नी और उसके पत्नी के लवर के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया गया था। हमें पता चलता है कि यहाँ पर एंडी बेगुनाह था। यह सुनकर एंडी तुरंत वार्डन के पास जाता है और उसको सब बताता है। वार्डन जानबूझकर उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। अगर एंडी जेल से रिहा हो जाता है तो उसके काले पैसों को वाइट में कौन बदलेगा। एंडी वार्डन को इनडायरेक्टली धमकी देता है, ये मैं तुम्हारे काले पैसे के बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। इस बात से वार्डन को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो एंडी को 1 महीने के लिए काल कोठरी में डाल देता है और टॉमी को भी बाहर बुलाकर उसे गोली मरवा देता है, जो कि एंडी की रिहाई का एकमात्र गवाह होता है। वार्डन 1 महीने बाद एंडी के पास काल कोठरी में मिलने जाता है और बताता है कि टॉमी ने यहाँ से भागने की कोशिश की और उसे गोली मार दी। एंडी जानता है कि वार्डन झूठ बोल रहा है। एंडी कहता है इसके बाद मैं तुम्हारा काम कभी नहीं करूँगा। वार्डन कहता है कि इसे 1 महीना और काल कोठरी में रखो। इतने दिन आज तक किसी को भी काल कोठरी में नहीं रखा गया है। काल कोठरी में 2 महीने गुजारने के बाद जब एंडी वापस बाहर आता है तब रेड उसके पास आता है। एंडी रेड से पूछता है कि क्या तुम कभी जेल से बाहर निकल पाओगे। तब रेड कहता है कि शायद जब मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँगा और मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया होगा। तब एंडी कहता है कि मैं यहाँ से निकलकर जुआतेन हो जाऊँगा। यह मैक्सिको में समुद्र किनारे एक छोटी सी जगह है। इंसान वहाँ खो जाता है। वहाँ जाकर कुछ पुरानी बोटें खरीदूंगा और उनकी मरम्मत करूंगा और दोस्तों के साथ मछली मारने के लिए निकल जाऊंगा। रेड कहता है कि उम्मीद बहुत खतरनाक चीज़ होती है, यह इंसान को पागल तक कर देती है। तुम्हें सच्चाई की दुनिया में वापस लौटना होगा। मैक्सिको यहाँ से बहुत दूर है और यही सच्चाई है। एंडी कहता है कि इसका मतलब मेरे पास अब एक ही चारा है, या तो मैं घुट घुट कर जीऊँ या फिर मर जाऊँ। एंडी जाने लगता है। एंडी जाते वक्त रेड से कहता है मुझसे वादा करो कि तुम मेरा एक काम करोगे। रेड कहता है हाँ मैं ज़रूर करूँगा। एंडी कहता है कि बक्सटन के पास एक बहुत बड़ा मैदान है। उस मैदान में एक बहुत बड़ा पेड़ है। उस पेड़ के पास एक पत्थर की दीवार है। उस पत्थर की दीवार पर एक काले रंग का पत्थर है। उस पत्थर के नीचे कुछ गड़ा है। वादा करो जब तुम जेल से बाहर निकलोगे तुम वहां पर जरूर जाओगे। रेड उससे पूछता है कि उस पत्थर के नीचे क्या है। एंडी कहता है इसके लिए तुम्हें वहां पर जाना होगा। अगले दिन हम देखते हैं कि एंडी वार्डन का काम खत्म करके उसके डॉक्यूमेंट एक तिजोरी में रखता है। उसके बाद वार्डन उससे कहता है कि मेरे कपड़े लॉन्ड्री में ले जाओ और जूते शीशे की तरह चमका देना। जाते वक्त वार्डन एंडी से कहता है कि उम्मीद है तुम सबक याद रखोगे। और दूसरी तरफ रेड भी काफ़ी परेशान होता है। उसे लगता है कि एंडी अब सुसाइड करने वाला है। सुबह जब सबके सेल के दरवाजे खुलते हैं तो एंडी अपने सेल से बाहर नहीं आता। जब गार्ड उसके सेल में चेक करने के लिए जाता है तो हैरान रह जाता है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि वार्डन अपने जूते पहनने के लिए निकालता है। वह जूते एंडी के होते हैं और तभी सायरन बजता है। यह सायरन कैदी के भागने का होता है। वार्डन एंडी के सेल में जाता है तो वहाँ पर एंडी नहीं था। वार्डन एंडी के दोस्त रेड को बुलाता है और उससे पूछता है कि बताओ एंडी कहाँ है। रेड कहता है कि इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। वार्डन को काफ़ी गुस्सा आता है। वह कहता है एंडी कोई भूत है जो कहीं गायब हो गया और अपने पीछे छोड़ गया कुछ कंकड़ और एक पोस्टर।
वार्डन वो रखे हुए पत्थर को उठाता है और उन्हें रेड के ऊपर फेंकता है। जैसे ही वह पोस्टर पर पत्थर फेंकता है वह पोस्टर के आर पार चला जाता है और उस पोस्टर पर एक छेद हो जाता है। जब वार्डन जाकर देखता है तो पोस्टर के पीछे एंडी ने एक सुरंग बनाकर रखी थी, जिसे देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। एंडी से सुरंग से भाग गया था। इसके बाद सभी गार्ड उसे वहीं पर जाकर ढूंढते हैं जहाँ से एंडी बाहर निकला था। उन्हें वहाँ पर सिर्फ एंडी के कुछ कपड़े, साबुन और एक हथौड़ी जो पूरी तरह से घिस चुकी है वो ही मिलती है। रेड को लगता था उस हथौड़ी से सुरंग खोदने में तो 600 साल लग जाएंगे, लेकिन एंडी ने यह काम 20 साल में कर दिया। एंडी ने सुरंग बनाते समय जो मिट्टी निकली थी उसे अपनी जेब में रखकर ग्राउंड में बिखेर देता था। और एंडी ने जब आखिरी बार वार्डन के लिए काम किया था तो वह वार्डन के काले धन के सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास छुपा कर रख लेता है और उसके बाद जो बाइबल होती है उसे वार्डन की तिजोरी में रख देता है। साथ ही हम देखते हैं कि वार्डन ने जो कपड़े एंडी को प्रेस करने के लिए दिए होते हैं उन्हें अपने कपड़ों के अंदर पहन लेता है और उसके जूतों को भी पहन लेता है। जैसे ही रात को सेल की लाइट बंद होती है वह उस सुरंग से बाहर निकलता है और एक गटर का पाइप तोड़कर गटर के पाइप में रेंगता हुआ उस जेल से बाहर निकल जाता है। यह पहली बार हुआ है कि कोई कैदी उस जेल से भागा है। उस गटर के पाइप की लंबाई लगभग 5 फुटबॉल ग्राउंड के बराबर होती है, जिससे वह बाहर निकला था। अगली सुबह हम देखते हैं कि एंडी रेंडर स्टीफन्स बनकर उस बैंक में जाता है जहां वार्डन ने अपना सारा काला धन रखा होता है। ये धन एक ऐसे आदमी के नाम पर होता है जो इस दुनिया में है ही नहीं। एंडी इसके सिग्नेचर जेल से किया करता था। साथ ही एंडी के पास उस आदमी के सारे डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं जिसकी मदद से वह सारे पैसे निकाल लेता है। एंडी के पास वार्डन के सभी काले चिट्ठे के डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं जिन्हें वो प्रेस को भिजवा देता है और यह खबर सुबह अखबार में छप जाती है। जब वार्डन तिजोरी खोलकर देखता है तो उसके डॉक्यूमेंट नहीं बल्कि बाइबल होती है। बाइबल के पहले पेज पर एंडी ने लिखा था कि तुमने सही कहा था, मुक्ति इसी में है। जब वार्डन पेज पलटता है तब देखता है कि एक हथौड़ी का निशान बना होता है। दरअसल एंडी ने हथौड़ी की शेप में एक सांचा बना रखा था जिसमें उसने हथौड़ी छुपाई थी और जब 20 साल पहले एंडी के सेल की तलाशी हो रही थी तब भी हथौड़ी बाइबल के अंदर ही थी। इसके बाद हम देखते हैं कि वार्डन का काला चिट्टा खुल चुका है और उसे पुलिस गिरफ्तार करने आ ही रही होती है। इससे पहले पुलिस उसे गिरफ्तार करते हुए खुद को गोली मार लेता है। अब कुछ वक्त निकल जाने के बाद रेड की सजा भी माफ कर दी जाती है। रेड उसी कमरे में रहता है जहां लाइब्रेरियन ब्रुक्स रहा करता था। वह भी सुसाइड करने के बारे में सोचता है। तब रेड को याद आता है कि उसने एंडी से वादा किया था। वह उसी मैदान में जाता है जहां पर एक बहुत बड़ा पेड़ होता है। उस पेड़ के पास एक पत्थर की दीवार होती है जिस पर एक काला पत्थर होता है। जब वह पत्थर हटाता है तो उसके नीचे उसे एक बॉक्स मिलता है जिसमें कुछ पैसे और एक लेटर मिलता है जो कि एंडी ने वहां रखा था और उस लेटर में लिखा होता है, क्या तुम्हें जगह का नाम याद है जो जगह मैंने तुम्हें जेल के अंदर बताई थी? रेड कहता है, हाँ जुआतने हो, मुझे एक आदमी की जरूरत है अच्छे काम के लिए, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। एंडी लिखता है, रेड उम्मीद अच्छी नहीं सबसे अच्छी चीज़ होती है और अच्छी चीज़ें कभी नहीं मरती। उम्मीद है जब तुम्हें लेटर मिलेगा तुम अच्छे होंगे। इसके बाद रेड उस जगह पहुंच जाता है। वह समुद्र के किनारे जाता है तो देखता है एंडी नाव में बैठकर अपनी नाव ठीक कर रहा होता है। एंडी का वो सपना पूरा हो गया होता है जो उसने 20 साल पहले रेड के साथ शेयर किया था। इसी के साथ मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। इस मूवी की स्टोरी आपको कैसी लगी लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए